भारत माता की। भोजन का इंतजाम है, इसलिए जरा जैक ताकत से लगाओ, नहीं तो अभी भूपेश जी से कह के 2 आइटम कम करवा देंगे। भारत माता की। भारत माता की। कैट के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान कैट के राज्य अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय भूपेंद्र जैन साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए दिल्ली से चलकर आए कैट के नेशनल वाइस चेयरमैन डॉक्टर सत्यभूषण जैन साहब, इस कार्यक्रम की नींव को और अधिक आधार देने के लिए हम सबके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित राज्य सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय कृषि मंत्री आदरणीय ईदल सिंह कंथाना जी, हमारे ही श्योपुर जिले से पधारे राज्य सरकार के यशस्वी वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी, आप सबके आशीर्वाद से नवनिर्वाचित सहज और सरल उपलब्ध सांसद आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह तोमर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, कैट के अध्यक्ष संजय भाई, राज्य के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रविंद्र जैन साहब, रवि गुप्ता साहब, चंद्र प्रकाश सेवरे जी, आदरणीय जिंदल जी, नारायण हरि जी, और श्योपुर से हमारे बीच में आए गुड्डू जादौन जी, श्रीधर जी, जिनेश जैन साहब, नवल जी, और इस मौके पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी व्यापारी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कैट की इकाई का निर्वाचन मुरैना में संपन्न हो गया है और गठन के पश्चात कैट का ये पहला कार्यक्रम है, तो मैं नवनियुक्त इकाई को भी बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं ये कलयुग है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति निहित है। अकेला अकेला कोई भी कितना भी होशियार आदमी हो, अगर संगठित नहीं है तो उसकी कदर नहीं होगी। देश में व्यापारिक संगठन बहुत है और उनकी गुणवत्ता भी बहुत ऊंची है। मैं 10 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूं और ऐसे विभागों का मंत्री रहा हूं जिसके कारण
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा निरंतर वास्ता रहा है। फिक्की और सीआईआई जैसे प्रतिष्ठित व्यापारिक आंदोलन हैं, उनकी क्षमताएं भी बहुत हैं, गुणवत्ता भी बहुत है। व्यापार में, इंडस्ट्री में, सरकार के संचालन में, समाज के अन्य हितों में वो लोग बहुत योगदान करते हैं। हम लोगों को भी कभी कभी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती थी तो R&D करने के लिए उन्हीं को देते थे, तो अच्छे सुझाव लेकर आते थे। लेकिन कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसका राष्ट्रव्यापी आधार है। सबके अलग अलग पॉकेट्स हैं और उन पॉकेट्स में वो काम करते हैं। यह सच है कि देश भर में उनका योगदान है। सामान्य तौर पर व्यापारिक संस्था, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन उसका भी जुड़ाव यहाँ से लेकर राष्ट्र किसी इकाई के रूप में नहीं। और इसके कारण क्या है कि ग्वालियर के लोग बेचारे अपनी समस्या के लिए लड़ते रहते हैं, भोपाल के लोग अपनी के लिए लड़ते रहते हैं। तो कभी व्यापारी एकदम इकट्ठा होके और व्यापार के, सरकार के, समाज के, देश के हित में चिंतन करके कुछ कॉन्क्रीट दे सके, यह थोड़ा कम संभव हो पाता है। और इसीलिए उस कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, जिसके तार एक सूत्र में बंधे हों और जमीन का फीडबैक दिल्ली तक आए और दिल्ली से सरकार के पास आए और सरकार उसके प्रकाश में अपनी नीतियों का निर्माण कर सके। इसलिए वो सुझाव वाजपेयी जी के मन में आया। उन्होंने कुछ व्यापारिक मित्रों को कहा और मुझे प्रसन्नता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी ने कैट के ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। भूपेंद्र भाई बहुत प्रारंभ से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली के भी बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं और आज मैं ये कह सकता हूं कि कैट जो है उसकी क्षमता कम होगी, उसकी गुणवत्ता कम होगी, लेकिन कैट व्यापारियों की दृष्टि से सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन बन गया है। यह मैं समझता हूँ व्यापारियों के लिए संतोष की बात है। और आज हमारा चंबल का इलाका भी इससे जुड़ रहा है। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे समाज की रचना में अच्छे परिणाम तब आए जब समुच्चय में विचार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोग अलग अलग अपना विचार करने लगे। अगर व्यापारी सिर्फ अपना विचार करेगा, इंडस्ट्रियल सिर्फ अपना विचार करेगा, किसान सिर्फ अपना विचार करेगा, मजदूर अपना विचार करेगा, तो फिर जैसा परिणाम आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। गांव में बैठा हुआ सामान्य मानव और देश में बैठा हुआ बड़े से बड़ा उद्योगपति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सामान्य मानव नहीं है तो उद्योग भी महत्वहीन हो जाएगा
और अगर उद्योग नहीं है तो सामान्य मानव को भी जिन मौलिक आवश्यकताओं की जरूरत है वो मौलिक आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, किसान है, किसान सरसों का उत्पादन तो कर सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है, लेकिन अगर सरसों पेरने के लिए मील नहीं होगा तो तेल नहीं बनेगा, तेल नहीं बनेगा तो हर आदमी को तेल की उपलब्धता नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो गरीब कल्याण के जितने काम सरकार कर सकती है वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए छोटे व्यक्ति की भूमिका और बड़े व्यक्ति की भूमिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। आप सबने ध्यान दिया होगा कि एक कालखंड ऐसा था जब 2014 से पहले केंद्र सरकार के हमारे आला लोग हमेशा देश की गरीबी को दुनिया के सामने परोसते थे, देश की कमजोरियों को दुनिया के सामने परोसते थे। क्योंकि वो इससे ग्रस्त थे कि दुनिया में बाकी जितने देश हैं वो हमसे ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा टेक्नोक्रेट हैं, उनकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है और हम लोग तो एकदम विपन्न हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा उनकी साथ रेस में दौड़ नहीं सकते। और इसके कारण हमेशा हिंदुस्तान की गिनती मांगने वाले देशों में होती रही, देने वाले देशों में नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कोई देश का भूगोल नहीं बदला, कोई बड़े नए टैक्स नहीं आए, सारे टैक्सों को इकट्ठा करके जीएसटी बन गया, ये अलग बात है। आय के बड़े नए साधन ईजाद नहीं हुए, जबकि अगर आप देखेंगे तो खर्चे ही बढ़े हैं। पहले कोई वर्ल्ड क्लास हाईवे नहीं बनता था, आज रोज कम से कम 50 किलोमीटर रोज वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण देश में होता है। पहले देश में 23-24 हवाई अड्डे होते थे, आज 124 हवाई अड्डे देश में हैं। तो पैसा भी बढ़ा और देश की साख भी बढ़ी। देश की साख बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ही फार्मूला अपनाया कि दुनिया के जितने बड़े देश हैं वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, वो हमसे पैसे में आगे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जनसंख्या को कलंक या अभिशाप नहीं कहा। कभी अपने देश की कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक ही बात कही कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, लेकिन दुनिया के लिए 140 करोड़ का बाजार सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। अगर हिंदुस्तान ये तय कर ले कि तुम्हारा बनाया हुआ माल हम नहीं खरीदेंगे तो आप एक हफ्ते के भीतर जमीन पर आ जाओ। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ये विधा है तो मेरे पास ये विधा है, और इसलिए ना हम नजर झुकाकर बात करेंगे ना नजर उठाकर बात करेंगे, आंख में आंख डालकर बराबरी के हिसाब से बात करेंगे। और इसके बाद दुनिया के सब देशों को यह बात समझ में आ गई
कि अब हिंदुस्तान बदल गया, ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिला के चाहे दुनिया हो, चाहे देश हो, चाहे जिला हो, हम सबकी जो भूमिका है वो एक दूसरे के पूरकता की भूमिका है। हम व्यापारिक क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं, परिश्रम करें, नए प्रतिष्ठान लगाएं, यह जरूरी भी है और आम व्यक्ति के लिए जरूरी है। जहां तक सहयोग की बात है तो सामान्य तौर पर व्यापारी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक साथ नीतियां बनती हैं, उन नीतियों का लाभ होता है। लेकिन कई बार जो नीति बनती है उस नीति में कुछ कठिनाइयां भी रहती हैं। जब व्यवहार में वो नीति आती है तो वो कठिनाइयां अनुभव आने लगती हैं। ऐसी छोटी छोटी कठिनाइयों को चिन्हित करके, उनका R&D करके, कैट के माध्यम से अगर हम सरकार के पास पहुंचाएंगे तो कैट भी सशक्त होगा और हमारी कठिनाइयों का भी निर्मूलन होएगा। हमारे दोनों मंत्रीगण यहां बैठे हुए, ये सामान्य तौर पर आप सबके लिए सुलभ हैं और आगे भी सुलभ रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी आप सब ने अनुभव किया होगा, 2003 के बाद सरकार का पूरकता के सिद्धांत में सोचने का नजरिया रहा है। 2003 से पहले इंडस्ट्रियल समिट मध्य प्रदेश में हो, ये ग्वालियर और मुरैना जैसा क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है, इंदौर में भी कोई व्यापारी समिट में आने के लिए तैयार नहीं था। पूरा देश इस बात का साक्षी है। मध्य प्रदेश में सड़कें बनी, मध्य प्रदेश में बिजली बढ़ी, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, मध्य प्रदेश का GDP डबल डिजिट में हुआ, मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे अधिक हुई, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़े, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़े और समिट पर समिट सरकार ने करने की कोशिश की। तो आज इंदौर से लेके मालनपुर तक मेक इन इंडिया का काम हो रहा है और जो हथियार एक जमाने में विदेश से ही खरीदे जाते थे वो हमारे मालनपुर में मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। अभी जबलपुर में इंडस्ट्रियल समिट हुई थी, 28 तारीख को ग्वालियर में समिट होने जा रही है। उसमें आप सब लोग जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। 2,500-3 हज़ार लोग लगभग देश भर से उस समिट में आने वाले हैं। आप सब लोग भी उसका लाभ ले सकते हैं। आज आप देख रहे हैं मालनपुर एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं बची है। बामौर इंडस्ट्रियल एरिया फुल है। अभी हम लोगों ने नया पेपर सेवा इजाद किया था, पेपर सेवा फुल है। मुरैना में सराय छोला पर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है, उसकी मंजूरी हो गई है। सीतापुर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, वहां भी 2-3 कारखाने आ गए और भी पाइपलाइन में है और मुझे लगता है इस इंडस्ट्रियल समिट में और हम लोगों को सुविधा मिलेगी। मुझे इंडस्ट्री वाले कह रहे थे कि मुरैना में 1000 एकड़ जमीन और दिलवा दें आप तो हम सबलगढ़ तक भी इंडस्ट्री ला सकते हैं। इतना मुफीद आज मध्य प्रदेश निवेश के लिए बन गया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं
कि सिर्फ फूड इंडस्ट्री तक हम सीमित नहीं रहे। हमारे व्यापारियों के जो नए बच्चे हैं बहुत होशियार है। नई पौध जो आ रही है वो एकदम अभिनव है। नए बच्चों को रिसर्च पर लगाना चाहिए, काम में बदलाव भी करना चाहिए, नए काम भी खड़े करने चाहिए। आज ग्वालियर अंचल में शिवपुरी हो, मोहना हो, मालनपुर हो, बामौर हो, इन सारे इंडस्ट्रियल एरियो को और व्याप्त देने का प्रयास हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और इसके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार निश्चित रूप से किया जा चुका है और इसका लाभ भी हम सब लोगों को मिलना ही चाहिए और हम सब लोगों को लेना ही चाहिए। इस दृष्टि से हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। कैट बहुत प्रतिष्ठापूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। अब कैट के हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रवीण जी आज सांसद भी बन गए तो उनकी क्षमताएं और बढ़ गई हैं। मैं भूपेंद्र जी को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर व्यापारियों का डिमांड ऑफ चार्ट ये बनाना बहुत आसान होता है। हम सब जानते हैं कि ज्ञापन बनाने में कुछ नहीं लगता और ज्ञापन 70% ऐसा होता है जो सिर्फ दूसरे दिन अखबार में छपने के लिए होता है, उस पर अमल कोई नहीं सरकार कर सकती। ज्ञापन देने वाला भी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता बढ़ाना चाहिए, रिसर्च करने की, और हम R&D करके व्यापारी को भी ये बता सकें कि तुम इस दिशा में जाओ, ये काम फायदे का है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ये नीति विकसित की है, तुम इस नीति का लाभ उठाओ तो नई पीढ़ी को भी काम मिलेगा। और सरकार को भी हम समय समय पर ये बताएं कि अमुक काम या अमुक टैक्सेशन में अगर आप ये सुधार कर लोगे तो व्यापारियों को भी सहूलियत हो जाएगी और सरकार के टैक्स में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस दृष्टि से अपने ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड को भी बढ़ाने का प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये क्षमताएं कैट में हैं। इन क्षमताओं को हम जैसे जैसे विकसित करेंगे वैसे वैसे कैट ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन हमारे व्यापारी और उद्योगपतियों की एक सशक्त और मजबूत प्रतिनिधि संस्था बन जाएगी और उसका लाभ आम व्यापारी को मिलेगा। आप सब लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम किया, मुझे भी आप सब लोगों ने बहुत पहले से कहा था, मंत्रीगणों को भी बुलाया, सांसद जी को भी बुलाया, हमारे सत्यभूषण जी भी दिल्ली से चल के आए और बाकी सभी व्यापारी उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास है। इन प्रयासों को गति देनी चाहिए, इन प्रयासों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब विकास के मामले में बहुत लंबी बात नहीं करूँगा कि मेरे पास कहने के लिए इतना रहता है कि आपके भोजन का टाइम ख़त्म हो जाएगा और मैं भी मुरैना का हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मुरैना में सबसे पहले प्राथमिकता पर भोजन आता है, उसके बाद विकास बाकी सब चीज़ें आती हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसकी भी बधाई, उसकी भी शुभकामनाएं और कैट के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, हम सब लोग कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।